नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बात करेंगे वक्फ बिल पर मचे घमासान की। उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है, और उत्तर प्रदेश ही क्या, पूरे देश में इस वक्त वक्फ बिल को लेकर घमासान है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 1,35,000 के करीब वहां पर वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 80% के बारे में यह कहा जाता है कि वह अवैध कब्जा है। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों पर यूपी सरकार एक्शन लेगी, ऐसा सीएम योगी कई बार कह चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ खड़ी है। अखिलेश यादव की पार्टी संसद में इस बिल का विरोध कर रही है। सीएम योगी ने कहा था कि पहले वक्फ जिस जमीन को अपना कह देता था वो जमीन उसकी हो जाती थी, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब कोई वक्फ के नाम पर संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को आज की जरूरत बताया था। समाजवादी पार्टी हालांकि वक्फ बिल के खिलाफ है, और समाजवादी पार्टी के साथ इस फहरिस्त में कई अन्य पार्टियां भी हैं जो इस बिल के खिलाफ खड़ी हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी, सत्ता पक्ष के साथ सहयोगी तमाम गठबंधन में अन्य पार्टियां फिलहाल फौरी तौर पर यदि देखा जाए तो इस बिल के साथ खड़ी है। वक्फ बिल का आखिर विरोध क्यों हो रहा है, वक्फ बिल पर राजनीति क्यों हो रही है, और क्या मुस्लिमों का हक मारा जाएगा, ये अपने आप में कई ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जिनके जवाब से अभी हर कोई संतुष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि क्या वक्फ विधेयक इस बार सदन में पास हो जाएगा? क्या इसके ऊपर गर्मा गर्म बहस आज जिसकी शुरुआत होनी है वह होगी, और इसका अंजाम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन यदि बात यूपी के संदर्भ में करें तो वहां पर 1,35,000 के करीब वक्फ संपत्तियां हैं, और यह माना जाता है, कहा जाता है कि 80% के ऊपर अवैध कब्जा है। और यूपी सरकार यह कहती है, योगी आदित्यनाथ यह कहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी, यूपी सरकार एक्शन लेगी। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वक्फ संशोधन विधेयक जो आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा, इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। उसके साथ ही साफ तौर पर वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने के यूपी सरकार के एक्शन मोड पर कई लोग इसके खिलाफत में भी खड़े नजर आ रहे हैं, खासकर विपक्षी पार्टियां। और वक्फ संशोधन बिल पर यह जो घमासान मचा हुआ है, आखिर इसका अंजाम क्या होगा, या इस पार या उस पार, इसके ऊपर ही सबकी निगाहें टिकी हुई है। खासकर मुस्लिम पक्ष यह समझता है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता संत कुमार पासी साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर नेता सूर्या मैथिल साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सूर्या साहब आप ही के साथ। वक्फ को लेकर अभी के दौर में अजीब सी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। क्या इसको लेकर जो क्लैरिटी होनी चाहिए मुस्लिम समुदाय के अंदर, क्या उनके पास नहीं है? क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं है? क्योंकि आप यानी सत्ता पक्ष ये दावा करती है कि उनके हक के लिए ही यह कानून संभवतः बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें एतबार नहीं है कि आप उनके हक के लिए काम कर रहे हैं। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसको बिना पाटे हुए यदि यह वक्फ बिल कानून बन जाता है तो आपको लगता है कि इससे भला होगा या इससे कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट हो सकता है? ओपनिंग कमेंट सूर्या साहब आप ही से। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की वंदे मातरम। और देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बहुत ही स्पष्टता से जिम्मेदारी से स्पष्ट कर दूं कि ये जो बिल आ रहा है ये नया बिल नहीं है। ये जो पूर्व में वक्फ बोर्ड का वक्फ बिल है उसमें एडिशन का और डिलीशन प्रपोजल है, लोकसभा में आएगा। इसके ऊपर जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी,
और स्वतंत्र भारत के इतिहास में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा सुझाव प्राप्त करने वाला, सबसे समय लेने वाला बिल यदि कोई था, जो अमेंडमेंट बिल, वो वक्फ बिल था। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि इसके अंदर कुछ भ्रम फैलाए जाए। अब भ्रम ये है कुणाल जी कि कब्रगाहें कब्जा कर ली जाएंगी, हाँ, मुसलमानों की जमीनें कब्जा कर ली जाएंगी, मुसलमानों की मस्जिदें कब्जा कर ली जाएंगी। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि वक्फ का और इस्लाम का कोई भी संबंध नहीं है। वक्फ का अर्थ होता है कि यदि कोई मुसलमान जिसकी खुद की प्रॉपर्टी हो, वो प्रॉपर्टी यदि वो अल्लाह के लिए, मैं ये कहूँ जैसे हमारे यहाँ होता है कि भगवान के नाम पे हमने कर दी, उसी प्रकार से अल्लाह के नाम पे मैंने कर दी, ये दीन दुखियों की आवश्यकता के लिए इसका उपयोग, केवल ये कार्य है। अब उसमें परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि इस वक्फ बिल के अंदर एक आर्टिकल था, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में राइट टू बिलीव के नाम से एक लाइन थी कि यदि मेरा नाम सूर्य प्रकाश है, यदि मेरा नाम सलीम होता जी, और मुझे ये पता होता कि ये जो जमीन, फर्ज कीजिए एपीएन की जो प्रॉपर्टी है, इस एपीएन की प्रॉपर्टी जो ये बनी हुई है बिल्डिंग, इसकी जमीन जो है मेरे दादा के नाम पे थी और बाद में ये किसी और के नाम पे चली गई, लेकिन ये मेरा बिलीव है कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी और मैं इसको वक्फ करता। तो वक्फ बोर्ड ना तो कोई कागज मांगता, ना ही कोई दस्तावेज मांगता, वो सीधा सीधा एपीएन को नोटिस करता कि आपको ये जमीन जो है खाली करनी पड़ेगी, ये वक्फ। अब ये जो अधिकार है वक्फ बोर्ड के पास में, ये बहुत ही हैरानी वाला है। एक उदाहरण देता हूं, तमिलनाडु का त्रिची जिला, पेरम्बदूर जिला, त्रिची गांव, वहां पर 1200 साल पुराना सूर्य मंदिर था। उस सूर्य मंदिर को वक्फ कर दिया गया, 1200 साल पुराना, जहां पर 1200 साल से लगातार पूजा हो रही थी। ऐसी कर्नाटक के कई किसानों के 400-500 किसानों की जमीन को वक्फ किया गया। उसके अलावा देश के राष्ट्रपति भवन, संसद, उसके अलावा मैं ये कहूँ कि कई ऐसी पुरानी जो प्रॉपर्टीज हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ले लीजिए, उन सबको वक्फ कर दिया गया और वक्फ बोर्ड ने नोटिस कर दिया। तो ये जो कुरीति, ये जो गलत आर्टिकल है, इसको अमेंडमेंट करना है कि राइट टू बिलीव की जगह पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे प्रॉपर। ये जो प्रॉपर्टी है अगर आपकी है तो आप वक्त कीजिए, ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो कुरीतियां हैं उन सारी चीजों को, विसंगतियों को दूर करने की जरूरत। आएंगे सर, आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, पासी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। पासी साहब देखिए, साफ तौर पर सूर्या साहब का कहना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो विसंगतियां हैं हम उन्हीं को तो दूर कर रहे हैं। जो बेजा इस्तेमाल किया जा रहा था, जो अनाधिकृत कब्जा था, उसको हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम पक्ष के हित में ही यह बिल है। ऐसे में तमाम बारीक पहलू हैं, जेपीसी का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन जेपीसी में जो अन्य सदस्य थे वो कहे भाई हमारी तो सुनी ही नहीं गई, डिसेंट नोट लगा करके फिर उन्होंने छोड़ दिया। आपको ऐसा लगता है संत कुमार पासी साहब कि जिस विसंगतियों की ओर इशारा कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वाकई में विसंगतियां हैं या फिर यह फैसला मुस्लिमों के खिलाफ में है? देखिए कुणाल जी, जब इनकी सरकार 98 से 99 तक थी, 1998 से 99 तक थी, उस समय प्रधानमंत्री जो है वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। फिर एक मत से इनकी सरकार गिरी 99 में, दोबारा फिर लोकसभा चुनाव हुए और 99 में फिर इनकी सरकार बनी जो 2004 तक चली। ठीक है। तब इनको याद नहीं आया था कि वक़्फ़ उसमें जो है संशोधन करना है, वक़्फ़ बिल लाया जाए। तब ये क्यों नहीं लाए थे? तब आखिर इनको उसकी कमियां नहीं दिखाई दी थी और इस समय उसमें इनको कमियां दिखाई दे रही हैं। दरअसल जैसे ये वन नेशन वन इलेक्शन का इन्होंने मुद्दा बनाया, उसके बाद ये बिल लाए और बिल गिरी, ये तो आप जान ही रहे हैं ना। ये भी जो है ये वक़्फ़ बिल, ये
वो भी कोई भी प्रोपोगंडा रचे, लेकिन ये उसको लाएंगे तो वो पारित नहीं होगी, और जहां तक कि है कि उसको ये लाएंगे ही नहीं, क्योंकि जो इनकी सरकार के सहयोगी दल हैं वो खुद इसके खिलाफ। वो लोग तो समर्थन का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम तो इसके साथ खड़े हुए हैं, आज बहस भी होनी है इसके लिए। और अभी अगर पूछा जाए कि जैसा बता रहे हैं कि वक्फ कमेटी कोई किसी को कह दे कि यह संपत्ति हमारी है तो उसकी हो जाती है, यही तो इनका कथन है। तो हमने तो नहीं देखा कहीं कहा हो कमेटी ने कि यह संपत्ति हमारी है उसकी हो गई है, हो जाती हो। नहीं, आप ही बताइए, आप इस डिबेट को करा रहे हैं, आप बताइए कहीं ऐसा मामला आपके संज्ञान में आया? नहीं आया हो तो बताइए, ना आया हो तो कोई तो छोड़ दीजिए। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं जानबूझकर किया जा रहा है, टारगेट करके किया जा रहा है क्या? ये केवल जो है, ये केवल एक प्रोपोगंडा, ये लोग इनका काम है बनाना, बीजेपी आरएसएस के लोगों का। ये जब भी चुनाव आएंगे, और चूंकि ये 24 का चुनाव हार चुके हैं, इसीलिए ये अब वो बना रहे हैं, एक अपने तरह तरह के इशू पैदा कर रहे हैं। इनके कुछ लोग रिसर्चर हैं इनके पास, जो रिसर्च करके बताते हैं कि आपको किस मुद्दे पे अब काम करना है। ठीक है, नहीं आप तो कह रहे हैं 24 का चुनाव हार गए हैं भाई, वो हार के भी जीत गए हैं, और आप अगर अपने आप को जीता समझते हैं तो आप जीत के भी हार गए। सरकार में तो वही है ना भाई, तो फैसला तो लेने का अधिकार है उनके पास। आम आपत्तियां जिसके तरफ विपक्ष इशारा कर रहा है उसमें कुछ मूलभूत चीजें हैं कि भाई अब कलेक्टर ही डिसाइड कर पाएंगे, उनके पास अथॉरिटी रहेगी, उसके साथ कुछ महिला सदस्यों को भी अब शामिल किया गया है। उसके बाद यह भी उनका मानना है कि गैर मुस्लिमों को भी अब उसमें रास्ता दिखाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के साथ कुछ छेड़छाड़ बुनियादी की जा रही है, और वक्फ ट्रिब्यूनल की क्षमताओं को कम कर अब कोर्ट के तहत मामला जाएगा। ये उनके मोटा मोटी जो मेन ऑब्जेक्शंस हैं। तो आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्शंस तर्क संगत हैं? आपको लगता है कि इन ऑब्जेक्शंस में कुछ दम है, या फिर इन ऑब्जेक्शंस को खत्म करके आगे का रास्ता प्रशस्त करना ही एक्चुअल में अब जरूरत है उसकी? देखिए कुणाल जी, पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता या नेता आपने बैठा रखे हैं उनसे कहूंगा कि पढ़ के आया पढ़ाई अत्यंत आवश्यक होती है। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से आप ना तो टीवी डिबेट में बैठकर जनता को अपनी बात पहुंचा पाएंगे, और ना ही आप जनता के दिल में घर कर। मैं एक ताजा उदाहरण देता हूँ, विजयपुरा जो कि कर्नाटक के अंदर है। अच्छा सुन लीजिए पासी साहब, सुन लीजिए ना। अच्छा ठीक है, पासी साहब को आप ही सुन लीजिए। सूर्या साहब, अब देखिए वैसे भी विपक्ष को आपत्तियां हैं बहुत सारी, वो कहते हैं कि आप लोग भाई सुनते ही नहीं हो। सदैव आपत्तियां रहती हैं। सुन लीजिए, एक मिनट आप ही सुन लीजिए, बोलिए पासी साहब। देखिए, इनके एक प्रवक्ता जो आप ही के यहाँ डिबेट पे आते हैं, वो आशीष एडवोकेट जी हैं। वो भी कल डिबेट में उन्होंने बताया, वो मौलिका जी जो थी, उनको बताया कि गूगल कर लीजिए, पढ़ लीजिए। सारी पढ़ाई यही लोग पढ़े हैं, बीजेपी के लोग ही सारी पढ़ाई पढ़े हैं। हम लोग तो वो क्या है भाई, हम लोग तो दबे कुचले समाज के है ही। पहले जब इनका जो राजतंत्र था तो हमको और स्त्रियों को, शूद्रों और स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार। ठीक है, मैं समझ गया। पासी साहब कह रहे हैं सूर्या साहब पढ़ भी आप ही रहे हैं, पढ़ा भी आप ही रहे हैं, बताइए। नहीं कुणाल जी, परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि जब आतंकवादियों को समर्थन करने की बात आती, सबसे पहले समाजवादी पार्टी पहुंच जाती। जब इस देश के अंदर मुगल जैसे आक्रांता लुटेरे, जिन्होंने इस देश की आत्मा के ऊपर हमला किया, देश में कन्वर्जन कराया, इस्लाम ग्रहण करवाया, ऐसे लोगों का समर्थन करने की जब बात आती है तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं। उसके अलावा जब भी कभी सनातन के ऊपर कोई भी आरोप लगाने की बात आती है, हमला करने की बात आती है, तब भी समाजवादी पार्टी के लोग आगे आते हैं। लेकिन देश के हुतात्मा, देश के योद्धा, देश के इतिहास में जिन्होंने भारत के लिए, सम्मान के लिए काम किया है, ऐसे योद्धाओं को जब गद्दार बताने की बात आती है, तब भी समाजवादी पार्टी के लोग आगे आ जाते हैं। और उसके बाद ये इस प्रकार का विक्टिम कार्ड खेलते हैं, इनको शर्म आनी, पहली चीज। दूसरी चीज,
अभी इन्होंने कहा था कि उदाहरण बताइए, तो मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। अब गूगल कर लीजिएगा, तो ये गूगल भी मत कीजिएगा। कर्नाटक के अंदर आप ही की मित्र की सरकार है, उनसे पूछ लीजिएगा कि कर्नाटक में विजयपुरा नाम से एक क्षेत्र है, उसमें 12,000 एकड़ जमीन, 12,000 एकड़, जो कि लगातार 6 पीढ़ी से उनके किसान, 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी से किसान वहां पे खेती कर रहे हैं। उस जमीन को वक्फ कर दिया गया और वक्फ ट्रिब्यूनल वहां पहुंच गया कि ये जमीन हमारी है, इसको खाली करो। और जब उन्होंने अपनी 6 पीढ़ी का कागज दिखाए तो वो ट्रिब्यूनल के अंदर गए। उस ट्रिब्यूनल में ये फैसला आया कि ये जो कागज है आपके जेन्युइन है, आप मानते हैं, लेकिन ये जमीन राइट टू बिलीव के अंदर आर्टिकल 40 में हमें वक्फ की गई है और ये अब हमारी है। तो ये जो गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी खत्म करने का काम जो है वो इस बिल में हो रहा है। दूसरी चीज, इस ट्रिब्यूनल के अंदर जो फैसला आया, वर्तमान वक्फ बोर्ड में ये नियम है कि ट्रिब्यूनल का फैसले को ना हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ना सेशन कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट। अब जो होगा कि कोई भी ट्रिब्यूनल कोई भी फैसला दे, उसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अब चैलेंज किया जा सकता है। और एक और बात, पहले वक्त जो है वो आदेश देता था कलेक्टर को, ये जमीन हमारी है और इस जमीन को खाली करवाओ। और मैं कहूं डीएम ना उस समय में बाउंडेड होते थे, चाहे वो सच है चाहे झूठ है। अगर ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि जमीन हमारी तो हमारी। अब जो होगा वो ये होगा कि जब ट्रिब्यूनल कहेगा कि ये जमीन हमारी है, इसको वक्फ किया गया है, तो उस समय पावर होगी कलेक्टर को कि कृपया करके आप कागज प्रोड्यूस करें कि ये जमीन वक्फ किसने की है, सलीम ने की है, अंसार ने की है या अब्दुल ने की है। तो उस जमीन के कागज लेके आओ भैया कि ये जमीन आपकी है। कागज दिखाना पड़ेगा। कागज दिखाने पड़ेंगे। अब ये जो आदत रही है ना इन लोगों की कि भैया कागज तो हमारी बकरी खा गई, बकरी को हमारे अब्बा हुजूर खा गए, अब हम कागज कहाँ से पासी साहब देखिए ये नहीं, ठीक है, समझ गए सूर्य साहब। पासी साहब अब आप ही के पास आ रहे, कागज दिखाना होगा, कह रहे हैं वो कागज दिखाने का चैप्टर सीए एनआरसी से शुरू हुआ और अब इसकी एक पुनरावृत्ति है, वक्फ को लेकर के भी कागज तो दिखाना पड़ेगा। बताइए। देखिए सर, हमारा कहना ये है कि वक्फ, इनके मुताबिक वक्फ सबकी संपत्ति हड़प कर लेता है, जमीन हड़प कर लेता है। ये बीजेपी के प्रवक्ता जी हमको ये बतावें, इनकी सरकार केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी, डबल इंजन की सरकार। या ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में या और कहीं भारत के किसी राज्य में या किसी जिले में कमजोरों की जमीन पे सभी लोगों, जो लोग कब्जा किए हुए थे, सबका कब्जा हटवा दिया इन्होंने। उत्तर ले लीजिएगा। हम कागज भी देंगे इनको, मेरी जमीन कब्जा है, मेरी जमीन कब्जा है, मैं कागज भी दूंगा, खसरा भी दूंगा, खतौनी भी दूंगा, लैंड का मैप भी दूंगा। इनमें दम है कि ये मुझको दिला देंगे? ये जवाब देंगे, बोल रहे हैं सूर्या साहब, जवाब दे रहे हैं। बोलिए सूर्या साहब। देखिए, पहले तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1.25 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज है, जैसा कि आपने भी शुरुआत में बताया। ठीक है। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने भरे मंच से ये बोला था कि अरे मुसल्लम इल्मान वालों एक हो जाओ, वरना जो 1.25 लाख प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में है उसमें से 90% मतलब 1,10,000 1,11,000 प्रॉपर्टीज के कागज ही नहीं है उनके पास में, उन्होंने कब्जा कर रखी है। अगर उसके कागज चेक हो जाएंगे तो वो प्रॉपर्टीज हाथ से निकल जाएंगी। यानी सूर्य प्रकाश की जमीन जो वक्त ने कब्जा कर रखी है, वो जमीन जो है वो हाथ से वक्त के निकल जाएगी और वो सूर्य प्रकाश को वापस मिल जाएगी। इसी प्रकार पासी जी ने जो कहा, मैं आपको चैलेंज करता हूं पासी जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री सहायता पोर्टल है, आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। अगर आपका मामला अदालत में कहीं पर न्यायाधीन नहीं है, तो अदालत में विचाराधीन नहीं है, तो आप कंप्लेंट कीजिए। और मैं वादा करता हूं आपसे, ऑन रिकॉर्ड एपीएन न्यूज चैनल पे वादा कर रहा हूं, अगर आपकी जमीन के कागज पक्के हैं, आपकी अपनी जमीन है, उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, तो उसके घर तक पे हम बुलडोजर चलवा देंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आपके शासनकाल में जो कब्जे हुए उनको भी हटाने का काम हम कर रहे हैं। और एक और बात,
अभी आपने दबे कुचले वर्ग की बात की थी ना पार्टी जी, तो श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पंचतीर्थ बनाने का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो कि सभी दलित वर्ग के आराध्य हैं, इस देश के संविधान निर्माता है, उसका उनका सम्मान यदि किसी ने किया 70 साल के अंदर तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। आपके मुंह में दही तब जम गया था जब अयोध्या के अंदर मुहित खान ने एक दलित बच्ची के संग बलात्कार किया, तब आप कहां थे? उसके अलावा कन्नौज के अंदर जब नवाब सिंह यादव ने एक दलित बच्ची के संग, नाबालिग बच्ची के संग बलात्कार किया, तब आप कहां बैठे थे? तब आके जाके थप्पड़ मारा आपने उस नवाब सिंह यादव को। शर्म चाहिए आप लोगों को। ठीक है। हाँ सर, मैं बोलूं? हाँ बोलिए पासी साहब, आप ही के पास आ रहे। देखिए आपको आश्वासन भी दे दिए, जमीन आपकी होगी तो मिल ही जाएगी। देखिए, ये बीजेपी के लोग हैं, प्रवक्ता हैं, ये किसी को कुछ भी कह दे, इनकी सरकार है, इनको खुली छूट। ये इतिहास की बात करें तो ठीक है, हम इतिहास की बात करें तो हम उसके पन्नों को कुरेद रहे हैं। हाँ ठीक है। और बात पहले इतिहास की यही बताते हैं कि वो औरंगजेब आया था, बाबर आया था, फलाने वो, या अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी ने थोड़ा पुरानी बात बताई है, मैं नई बात बता रहा हूँ। आप भी जानते हैं, आपके चैनल पे भी जो है वो खबर चली है। बोलिए। आप ये बताइए कि अभी प्रतापगढ़ में कोमल सरोज नामक एक लड़की का के साथ दुराचार हुआ, उसको मार दिया गया। इन्होंने क्या किया? इनकी सरकार ने, मैं ताजा बता रहा हूँ। दूसरा, फिर वहीं पे मिलिट्री छावनी के अंदर मिलिट्री के इंजीनियर का कत्ल होता है, उसमें चलिए कल मैंने देखा कि गिरफ्तारी हुई। और कानून व्यवस्था का ये बड़ा दावा करते हैं। कानून व्यवस्था सबके लिए हो तभी तो दावा किया जा सकता है। ये क्या किसी व्यक्ति विशेष की सुरक्षा हो तब उसको मान लिया जाएगा कि कानून व्यवस्था बहुत पुख्ता है। अच्छा, तो उसमें भी पक्षपात है क्या? 26 मार्च को रामजी लाल सुमन जी के घर पे पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ, कुर्सियां टूटी, आप लोगों ने खबर दिखाया। हाँ। ये कानून व्यवस्था इनकी कमजोर, इसको क्या कहेंगे आप? कानून सूर्या व्यवस्था साहब, कमजोर कहने है। का आशय मुझे यह लग रहा है कि आप टारगेट करके ये तमाम चीजों को अपने सहूलियत के हिसाब से कर रहे हैं। बताइए। देखिए कुणाल जी, मुझे तो आज हैरानी हो रही है कि समाजवादी अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई सर। कर लीजिए पासी साहब, जल्दी से खत्म कर ही लीजिए बात। बोलिए। हाँ जी, 1 मिनट और लगेगा। बोलिए ना। आपने जो कहा कि कागज पुख्ता हो, न्यायालय में मामला विचाराधीन न हो, जो ग्राम समाज की जमीन कहीं भी है, हाँ, क्या उस पे हिंदुओं को भी मंदिर बनाने का अधिकार है? मुस्लिम को भी तो बराबर का मौलिक अधिकार प्राप्त है इस देश के अंदर। उसकी मस्जिद में उसको मस्जिद बनाने का भी तो अधिकार होना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया आपका आशय, और वो भी समझ गया वक्त का अभाव है, थोड़ा जल्दी से सुन लीजिए, नहीं तो फिर एक तरफा ही चल जाएगा ना सर। समझ गए आपकी बात, बोलिए जल्दी से सूर्या साहब, वक्त कम है। देखिए कुणाल जी, यही परेशानी है समाजवादी पार्टी की। इनको कुंभ के अंदर गंदगी दिखाई देती है, ये गिद्ध की तरह घूमते हैं, किसी तरीके से कहीं कोई परेशानी नजर आ जाए इनको, वहां पर राजनीति करते हैं। लेकिन इफ्तारी में देखिए कुणाल की भाषा देखिए, इफ्तारी की पार्टी अगर यही चीज हम लोग कहते तो ये मुकदमा कायम करा करते हैं। अब रह गई बात इनकी भाषा को देखिए, अगर इसी तरह हम करें अभी तो हमारे ऊपर करवा अभी तो आप दबे कुचले वर्ग की बात ठीक है। देखिए अब शैली, व्यवहार और उसके बाद यह नया विधेयक, इस विधेयक का क्या होगा इसके ऊपर ही सबकी नजर रहेगी। वक्त की बात कर रहे थे, वक्त का अभाव है, क्षमा चाहते हैं आप दोनों से, इतना ही वक्त है। बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए इस चर्चा में। वक्फ का क्या होगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में वक्फ को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उस घमासान का अंजाम क्या होगा, आज उसकी शुरुआत हो रही है। गहमा गहमी होगी, चर्चा होगी, और देखिए आगे का रास्ता किधर निकल को जाता है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।